हेलो, मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। आज हम निमोनिया को डिस्कस करेंगे। निमोनिया एक ऐसी बीमारी जो एक बार जब हो जाती है तो उसका अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहले तो हम ये जानें कि निमोनिया होता क्या है। देखिए, ये जो निमोनिया है ये हमारे फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। और निमोनिया एक्चुअली जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म है निमोनाइटिस। निमोनिया वर्ड जो है ये तो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पूरा जो फुल फॉर्म है इसकी वो है निमोनाइटिस। के लंग्स में या फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन का होना निमोनिया कहलाता है। अच्छा, अब आए, जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में होने वाला। उसका कारण जो है वो बैक्टीरियल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। तो लेकिन यहाँ जो निमोनिया होता है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल, वायरल या कोल्ड एक्सपोजर से हो सकता है। निमोनिया में होता क्या है कि हमारे फेफड़ों का कुछ हिस्सा, हमारे 2 फेफड़े हमारे चेस्ट में जो सेटल्ड हैं, जिनके द्वारा हमें सांस आता है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस द्वारा, वो हमारे ब्लड में जाती है। और ब्लड के अंदर से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदा खून है, वहां उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हमारे जो फेफड़े फेंकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल हो सकती है, वो वायरल हो सकती है, वो फंगल हो सकती है, और वो कोल्ड एक्सपोजर से भी जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यूजली जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होता है या फंगल इन्फेक्शन होती है वो हमें यूजली जो है इन्फेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी में लड़ने की शक्ति होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ सकता है, इसलिए यूजली जो है जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होती। लेकिन वो इन्फेक्शन कब होती है? जब वो इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी को ओवर पावर कर लेती है। तो ये जो निमोनिया है ये ज्यादा जो है ये बहुत छोटे बच्चों में, जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि 1 साल से छोटे होते हैं, या उनको, या 5 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको, या बुजुर्गों को जिनकी जो है एज जो है वो 50 से ऊपर, 60 से ऊपर होती है और उनकी इम्यूनिटी जो है वीक होती है, उनको ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स हैं कि पहला सिम्टम तो इसका होगा कि चेस्ट में जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया में पेन हो सकती है। और अगर वो पेन जो है बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि लंग्स के ऊपर जो लेयर रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग रहती है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, जब प्लूरल लेयर भी इफेक्ट कर जाती है तो पेन बहुत सीवियर होती है। तब तो थोड़ा सा सांस लेने से भी पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही बंदा सांस लेता है और मूवमेंट होती है और प्लूरा जो है वो लंग्स के साथ टच करती है तो बंदे को बहुत सीवियर पेन होती है। इट इज अ कटिंग पेन कह लो आप। तो दूसरा सिम्टम इसका है कंफ्यूजन, के मेंटल अवेयरनेस में कमी का आना। तीसरा सिम्टम है खांसी। खांसी जो है बिगिनिंग में बहुत ड्राई कफ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे निमोनिया जो है मैच्योर होगा वैसे वैसे बलगम आने लगेगी और खांसी जो है वो म्यूकस वाली हो जाएगी। चौथा सिम्टम है इसका कि बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीग, कि बंदे का उठने को मन ही नहीं करता, कि शरीर जो है वो गिरा गिरा। और पांचवा है फीवर हाई हो सकता है, साथ में स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है, साथ में बंदे को शिवरिंग हो सकती है कि उसका शरीर जो है वो कांपेगा, सर्दी लग, जैसे उसको लगेगा बहुत शिवरिंग हो रही है, बहुत ठंड लग रही है साथ में। और उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से लोअर भी हो सकता है, उसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। बच्चों में ज्यादातर
बच्चे को उल्टियां आएंगी या लूज मोशंस लगेंगे, और जो चेस्ट में जो उसके प्रॉब्लम है वो कम महसूस होगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादा उसको वोमिटिंग और डायरिया से ही पता चलेगा कि इसको निमोनिया हो चुका है। अगला सिम्टम है इसका कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस प्रॉपरली नहीं आएगा, सांस खिंच के आएगा, बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये तो हुए इसके सिम्टम, और साथ में क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगी, बंदा जो है बहुत टायर्ड फील करेगा, बहुत बेचैनी फील करेगा, और उसका खाने पीने को मन नहीं करेगा, साथ में उल्टी आएगी या उल्टी आने को मन करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। और लेटर स्टेज में क्या होता है कि अगर जब निमोनिया जब आगे इसके प्रोग्रेस होगी, तो फिर जो म्यूकस आएगा वो उसमें खून मिक्स होके आने लगेगा, साथ में उसको बोलते हैं रस्टी स्प्यूटम, कि जैसे जो जंग लगा हुआ जैसे ब्राउन कलर होता है, वैसे जो है स्प्यूटम आने लगेगा उसके साथ। तो ये हुए इसके सिम्टम्स। तो कारण हमने बता दिए कि बैक्टीरियल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, और फंगल हो सकता है, और वो कोल्ड एक्सपोजर से भी हो सकता है। और सिम्टम्स भी मैंने बता दिए कि ये सिम्टम्स हैं, चेस्ट में पेन होगी, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड होगा, और कफ होगी, और टायर्डनेस होगी, फीवर होगा, साथ में पसीना आएगा, और शेकिंग चिल्स होंगी, शडरिंग चिल्स, और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से भी कम हो सकता है, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, और बंदे का उल्टी आने को मन करेगा, और उल्टी आ भी सकती है, और लूज मोशंस लग सकते हैं बच्चों में। तो बेचैनी होगी, सांस जो है खिंच के आएगा। ये सारे सिम्टम्स जो है निमोनिया के हैं। अब आते हैं कि निमोनिया की स्टेजेस क्या हैं, कि निमोनिया जो है वो जब होता है तो उसकी आगे जो प्रोग्रेस है वो कैसे होती है। देखिए, इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कंजेशन की स्टेज। कंजेशन की स्टेज है, उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है उस एरिया को, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन है, मैंने आपको कल बताया था कि इन्फ्लेमेशन में ब्लड जो है वो भागता है, उस तरफ जाता है जिस तरफ एनिमी है। उसको पता चल जाता है कि एनिमी जो है अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर गया है या कर रहा है, तो रश ऑफ ब्लड होगा उस तरफ। उस ब्लड में जो होगा रेड सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, तो वो वहां जाके फाइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, पहली स्टेज है कंजेशन। कंजेशन में उस जगह पे आपको रेड सेल मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, और बैक्टीरिया मिलेंगे। दूसरी स्टेज जो है वो है रेड हेपेटाइजेशन। अब ये रेड हेपेटाइजेशन क्या है? जो हेपेटाइजेशन वर्ड है ये एक्चुअली जो है लीवर से आया है। लीवर को जो है लीवर की जो है मतलब जो इंग्लिश है, जो मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हेपेटिका। तो ये हेपेटाइजेशन वर्ड वहां से आया है। तो रेड हेपेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो लंग है, जो फेफड़ा है आपका, जिस जगह पे इन्फेक्शन हो गई है या इन्फ्लेमेशन है, वो एरिया जो है वो लीवर की तरह रेड नजर आएगा। और वो एरिया जो है उसमें फिर वही न्यूट्रोफिल्स होंगे, रेड सेल्स होंगे, और वहां जो है फाइब्रिन एक सब्सटेंस बन जाएगा, जो जिसमें आप बोल सकते हो थोड़ा सा वो गाढ़ा और वाइट कलर का या येलो कलर का वो वहां म्यूकस बन जाएगा साथ में। अच्छा, अगली स्टेज जो है वो तीसरी स्टेज है, वो है ग्रे हेपेटाइजेशन। तो पहले कंजेशन हुई, फिर रेड हेपेटाइजेशन हुई, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन का मतलब है कि वहां जो ब्लड है वो डेड हो गया, वहां जाके फाइटिंग हुई, फाइटिंग के साथ जो ब्लड था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और वहां जो वो एरिया था वो थोड़ा हार्ड हो गया, और वहां हार्ड एरिया के अंदर जो ड्राइनेस आ गई, और साथ में वही जो फाइब्रिनस एक्सुडेट है या फाइब्रिनस म्यूकस है, और वो वहां रहेगा। और चौथी स्टेज जो है वो है रेजोल्यूशन की स्टेज। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी शक्ति है कि बॉडी ऐसे एंजाइम्स पैदा करती है कि वो एरिया जो इन्फेक्ट हुआ था, जहां इन्फ्लेमेशन हुई थी, उस एरिया के अंदर जो एक्सुडेट बना था, जो म्यूकस बना था, या वहां जो डेड सेल थे, उन सभी को वो कंज्यूम कर लेगा। वो एंजाइम्स जो हैं उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, और वो एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये है इसका नॉर्मल प्रोसेस निमोनिया का। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट जो है उसने कंप्लेंट की, तो लोग क्या करते हैं, लोग भागते हैं इंग्लिश डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं पेशेंट को।
तो आपको मैंने 4 जो स्टेजेस इसकी एक्सप्लेन कर दी, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन, ये हैं इसकी नॉर्मल जो हैं हेल्दी स्टेजेस, जो आप बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इन स्टेजेस से पास करके इसको क्लियर कर लेती है। लेकिन आपने क्या किया, आप पेशेंट को लेके गए हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, इमीडिएटली उसको एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक से क्या हुआ कि प्रोसेस जहां था वहीं स्टैंड स्टिल हो गया, वहीं पे ठप पड़ गया। यानी कि अगर पेशेंट कंजेशन में था तो कंजेशन में ही रुक गया, अगर वो रेड हेपेटाइजेशन में था तो वही स्टेज पे रुक गया, अगर वो ग्रे हेपेटाइजेशन में था तो वही उसी स्टेज पे रुक गया, और अगर वो रेजोल्यूशन में तो जा ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने उसको नॉर्मली जो है नेचुरली उसको हील नहीं होने दिया। आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेके या एंटीबायोटिक्स लेके आपने उस प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया। और इस प्रोसेस को रोकने से क्या होगा कि अगर वो प्रोसेस, अगर आपने उसको रेड हेपेटाइजेशन में रोका या ग्रे हेपेटाइजेशन में रोका, तो क्या होगा कि वहीं वो एरिया जो है वो बिल्कुल जो है वो डेड हो जाएगा। उस एरिया में जो वहां एक्सुडेट बना है, म्यूकस बना है, जो वहां रेड सेल इकट्ठे हुए हैं, वहां न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हुए हैं फाइटिंग के लिए, वो सारे के सारे वहीं के वहीं जम जाएंगे। और वो एरिया जो लंग का या फेफड़े का जो इफेक्ट हुआ है, वो एरिया जो है परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। फिर वहां रिकवरी नहीं होगी, फिर वहां वो एरिया जो है परमानेंटली जो है अफेक्टेड रहेगा, और पेशेंट को बाद में वो टाइम टू टाइम वो तंग करता रहेगा, और पेशेंट को बाद में थोड़ी बहुत जो इन्फेक्शन तो चलेगी, लेकिन उसको फिर और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस कारण मैंने देखा है कि अगर आप निमोनिया को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाते, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे निमोनिया के केसेस को ट्रीट किया है, लेकिन मैंने देखा है कि पेशेंट जो है वो बहुत ट्राई करता है कि मैं होम्योपैथ डॉक्टर के पास ना जाऊं, मैं सीधा इमरजेंसी में जाऊं और मैं जाके फटाफट से अपने आप को ठीक कर लूं। लेकिन वो फटाफट से ठीक होने वाली कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब तक वो नेचुरल हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पेशेंट का वो एरिया जो है, जिस तरह से कोई भी एरिया जो है जहां इन्फ्लेमेशन होगी, अगर वो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो एरिया डेड हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे लंग्स का वो पोर्शन, हमारे फेफड़ों का वो पोर्शन जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन थी, वो एरिया जो है वो परमानेंटली इफेक्टेड हो जाएगा, और पेशेंट को सांस लेने में बाद में भी मुश्किल होगी। तो ये अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो मैंने देखा है कि निमोनिया के बहुत सारे केसेस जो होते हैं बाद में उनको अस्थमा का सामना करना पड़ता है। और अगर जब पहले तो उसको दी जाती है निमोनिया में एंटीबायोटिक्स, फिर आती है स्टेज अस्थमा में उसको दी जाती है स्टीरॉइड्स, और फिर आती है उसकी जो बहुत ज्यादा जब उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो फिर तीसरी स्टेज आती है, वो है ट्यूबरकुलोसिस की स्टेज, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया जो है वो जो है लंग्स को अफेक्ट कर जाता है और तीसरी स्टेज में जाके पेशेंट को टीबी हो जाती है। इसलिए अगर पेशेंट को इतनी अवेयरनेस हो और वो उसको पता चले कि मेरे को जो है, मैं जो है थोड़ी सी होम्योपैथ दवाई जो सही अगर मेरे को मिल जाए और मैं ठीक हो सकता हूं, तो वो कभी इंग्लिश डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस है नहीं और इतनी पेशेंस नहीं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस डिजीज को परमानेंट बना लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो जिनको जो छोटे होते हैं, 1 साल से छोटे होते हैं, जिनको निमोनिया होता है, वो तो उनकी डेथ ही हो जाती है, क्योंकि जो इंग्लिश दवाई जो है वो तो उनके वोमिटिंग और उनकी जो है लूज मोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को इस बात का पता ही नहीं कि इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है वो होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक में इसकी मेडिसिन है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उसमें है, लेकिन जो बहुत छोटा बच्चा है, जैसे वो बच्चा 1 साल से छोटा है, तो जो आयुर्वेदिक दवाई है वो तो देनी ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई का डोज जो होता है वो मटेरियल डोज होता है। आप उस बच्चे पे ये ट्राई नहीं कर सकते कि उसको आप इतनी ज्यादा दवाई दो या ऐसे कॉम्बिनेशन उसको दो कि जिसके साथ वो ठीक हो। लेकिन इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको होम्योपैथिक दवाई देके, थोड़ी सी होम्योपैथिक दवाई देके उस बच्चे को ठीक कर सकते हो, और होम्योपैथिक दवाई से जो प्रॉपर हीलिंग है वो होगी। अगर वो पेशेंट किसी भी स्टेज में हो, कंजेशन में हो, हेपेटाइजेशन में हो या रेजोल्यूशन में हो, तो पेशेंट की नॉर्मल हीलिंग होगी और पेशेंट को फिर बाद में कोई समस्या नहीं होगी। पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ अपनी जिएगा। ये बात को कोई समझे या ना समझे, लेकिन प्रैक्टिकली यही सच है कि निमोनिया जो है अगर आप उसको गलत तरीके से ट्रीट करवाओगे
तो निमोनिया जो है वो ठीक नहीं होगा, वो पक्के तौर पे आपके चेस्ट में सेटल हो जाएगा और वो टाइम टू टाइम सारी उम्र तंग करता रहेगा और फिर वो अस्थमा और टीबी का रूप धारण कर लेगा टाइम टू टाइम। तो मैंने बहुत सारे केसेस में, टीबी के केसेस में देखा है कि उनको बचपन में निमोनिया हुआ था और बाद में उनको अस्थमे की प्रॉब्लम आ गई या उनका नाक बंद रहने लगा या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, यानी कि मतलब कि कंडीशन जो थी प्रवेल की किसी ना किसी तरीके से। तो मैंने एक रिसेंटली भी मैंने एक केस ठीक किया है जिसको टीबी थी, जिसको मैंने देख के बता दिया था कि ये पेशेंट जो है इसको कॉक्स है, और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की, जब बाद में पता चला, हिस्ट्री ली तो पता चला कि छोटे जब वो बच्चा छोटा था तो उसको निमोनिया हुआ था। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि निमोनिया, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है होम्योपैथी में सिर्फ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इन्फ्लेमेशन को हेल्दी तरीके से, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उस तरीके से उसको मैच्योर करती है और ठीक करती है, फिर वहां प्रॉपर रेजोल्यूशन होगी, वो एरिया जो है क्लियर हो जाएगा। मैंने तो 50 से अबव पेशेंट्स को भी मैंने प्रॉपरली ठीक किया है और वो बंदे जो थे वो 90 साल तक जिए गए, कभी उनको कभी सांस की प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजीज है निमोनिया, ये एक ऐसी डिजीज है जिसने सारी दुनिया को चक्कर में डाला हुआ है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हीलिंग प्रोसेस को वहीं ठप कर देते हैं जहां वो होता है, वो हीलिंग नहीं होने देते और इसलिए वो उस एरिया को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं और फिर वो एरिया जो है वो सांस लेने में वो हिस्सा नहीं लेता, वो एरिया जो है वैसे का वैसे ही रहता है और इन्फेक्शन का घर बन जाता है। तो इसलिए जो निमोनिया है उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाइए, ठीक करवाइए अगर वो हुआ है तो। इसलिए आपको ये सिंसियर मैं एडवाइस दे रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स को या स्टीरॉइड्स को जो आप मत लीजिए, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क करती हैं, इम्यून सिस्टम का सत्यानाश करती हैं, इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देती और आप जो है सारी उम्र के लिए रोगी बन जाते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।